मित्रों, कई बार लगता नहीं है आपको कि कुछ एक हादसे, कुछ एक ज़ख्म ऐसे होते हैं जो एक लंबा अरसा बीत जाने के बावजूद भी भर नहीं पाते, उनको मुमकिन नहीं होता उनको भर पाना। और लगता है कि ये ज़ख्म जो हैं ये अमरत्व के ओर जा रहे हैं, ये हमेशा कायम रहेंगे। हमारा ये भारतीय उपमहाद्वीप, इसने अपनी ज़िंदगी का, इस जोग्राफिया ने, इस भूगोल ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा तब होगा जब भारत और पाक का विभाजन हुआ। और मित्रों, वो विभाजन एक ऐसी दास्तान है, उसके पन्ने ख़त्म होने में नहीं आते। आप कोई भी अध्याय खोल लीजिए, आपको हर अध्याय में कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करता है। और आज जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, इत्तफ़ाक़न उसका आज जन्मदिन था, और मेरी मुराद है रेडक्लिफ़। रेडक्लिफ़ वो शख्स था मित्रों जिसने दो मुल्कों के बीच में एक रेखाएं खींच दी, और जो उसने तय कर दी वो तय हो गई। लेकिन उसके आखिरी दिन भी बड़े दर्दनाक गुज़रे, और वो उम्र भर पछताता रहा कि ये मेरे हाथ से इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। और मित्रों, जब रेडक्लिफ़ ने इन दोनों देशों को बांटा, सारे के सारे भारतीय उपमहाद्वीप को दो भागों में बांटा, एक तरफ भारत और एक तरफ पाकिस्तान, तो बांटने के बाद जब वो अपने मुल्क वापस गया तो उसको पूछा गया कि क्या दोबारा उस मुल्क में जाना चाहोगे। तो उसने कहा कि अगर मुझे क्वीन, महारानी भी खुद इजाज़त, हुक्म देंगी तो मैं वो हुक्म मानने से इनकार कर दूंगा, मैं सज़ा भुगत लूँगा, लेकिन मैं वहाँ उस मुल्क में जाकर कहीं भी जाने की बात सोच भी नहीं सकता, कि मुझे मालूम है कि वहाँ के लोग मुझे पत्थर मार मार के मेरी जान ले लेंगे, और मैं उस ज़िंदगी से बचना चाहता हूँ। मित्रों, सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि रेडक्लिफ़ को वो ज़िम्मेदारी दी गई जिस ज़िम्मेदारी का सिर पैर उसे बिल्कुल मालूम नहीं था। अब आप पूछेंगे उसकी ज़िम्मेदारी जो दी गई उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, जवाबदेही किसकी है। तो मित्रों, इस बात का भी इतिहास बहुत सारी बातों की, तारीख़ जो है बहुत सारी बातों की सफाई देने से साफ मुनकिर हो जाती है, और इतिहास के पास इस बात की भी कोई पुख्ता दलील नहीं है कि इस शख्स को, एक ऐसे शख्स को दो ऐसे मुल्क बांटने का ज़िम्मा क्यों दिया गया। जो शख्स उस दिन से पहले, यानी 1947 के जून जुलाई से पहले कभी ना तो इस मुल्क में कभी आया, ना उसको इस मुल्क के इतिहास का पता, ना उस मुल्क की तहज़ीब का पता, ना संस्कृति का पता, ना लोगों के रहन सहन, सामाजिक दायरे, रीति रिवाज, हर चीज़ से वो बिल्कुल ही एक प्रकार से कटा हुआ था। उसको बिल्कुल नहीं पता था कि ये क्या है। उसका चयन सिर्फ एक आधार पे हुआ था कि वो इस मुल्क के बारे में कुछ नहीं जानता। अब ये भी एक आधार है, क्योंकि माना यह गया था कि ये एक ऐसा सेंसिटिव काम है, जो दो मुल्कों के बीच में एक रेखा खींचने का काम, ये एक ऐसा सेंसिटिव काम है। अगर इसमें कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित, कोई ऑलरेडी प्रेजुडिसेस लेकर कोई भी शख्स यहाँ पर आएगा तो उससे फ़ैसले यकीनन गलत होंगे, किसी न किसी दबाव में आएगा। और इसलिए ये काम एक ऐसे शख्स को दिया जाना चाहिए जो यहाँ के तौर तरीक़ों, यहाँ की सामाजिक ज़िंदगी, उसके बारे में उसके कोई प्रेजुडिसेस हो ही ना। उसके लिए हिंदू, मुसलमान, ये चीज़ें, या सिख या ईसाई, ये चीज़ें, ये मजहबी दीवारें उसके सामने कुछ ना हो, वो जानकारी बिल्कुल उसको ना हो। और इसके नाम की सबसे पहली सिफारिश कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। जिन्ना ने भी सिर्फ इसलिए की थी कि जिन्ना भी एक बैरिस्टर थे, और बैरिस्टर होने के नाते रेडक्लिफ़ से पहले मिल चुके थे लंदन में, और उनको लगता था कि ये बंदा कानूनी मामलों में काफ़ी बारीकी की जानकारी रखता है, और कभी भी ये पूर्वाग्रह से ग्रसित या प्रेजुडिसेस का शिकार नहीं होता, इसलिए इस आदमी को चुन लिया जाए। और उस आदमी को नियुक्त कर दिया गया, और उसकी मदद के लिए 3 आयोग बनाए गए। एक का इंचार्ज वो स्वयं खुद था, ओवरऑल इंचार्ज भी था। 2 और बनाए गए, एक बंगाल के इलाके का विभाजन करने के लिए, और एक इधर पंजाब वाले इलाके का विभाजन करने के लिए। तो ये अलग अलग 2 ग्रुपों में, लेकिन ये तय था कि दोनों ग्रुप जो भी फ़ैसले करेंगे, जो भी सिफारिशें करेंगी, वो सिफारिशें होंगी, उन पर जो अंतिम निर्णय है वो रेडक्लिफ़ का ही होगा। और मित्रों, ये इतनी पेचीदा एक प्रेपोजिशन थी, एक प्रस्ताव था, इतना पेचीदा
कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि दो देशों के बनने की घोषणा हो गई, उनकी आज़ादी की तारीख जो है वो घोषित कर दी गई। दोनों के राजनेताओं ने अपने अपने मुल्क में, अपने अपने नए बने मुल्क में अपने देशवासियों को अपने संबोधन भी किए, जारी कर दिए, स्पीचेस दी गई, बड़ा इतिहास जो है उसको बखान किया गया। लेकिन असलियत ये थी कि रेडक्लिफ की जो रिपोर्ट थी वो तब तक जारी नहीं हुई थी, और ये जो रिपोर्ट थी ये आज़ादी मिलने के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को घोषित की गई। यानी उस दिन अगर पंडित नेहरू अगर वो ट्राइस्ट विद डेस्टिनी का वाला अपना ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे, या उधर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने वतन के लोगों के नाम एक संदेश जारी कर रहे थे, उस वक्त ना नेहरू को पता था ना जिन्ना को पता था कि जिस मुल्क से वो मुखातिब हैं, जिस मुल्क से वो संबोधित हो रहे हैं, उस मुल्क की सीमाएं क्या हैं। इससे बड़ी एक त्रासदी क्या हो सकती है। और उसके बाद जो हुआ मित्रों, उसके बारे में बहुत चर्चाएं आप सुन चुके हैं। लगभग 2 करोड़ लोग जो हैं, 2 करोड़ परिवार जो हैं, इस विभाजन की विभीषिका का शिकार हुए। कितने मरे इसका सही अंदाज़ा आज तक नहीं लगाया जा सका। कहीं 10 लाख का आंकड़ा है, कहीं 50 लाख का आंकड़ा है। वो आंकड़े इसलिए सही प्रामाणिक रूप से जुटाए ही नहीं जा सके कि जो लोग रास्ते में छूट गए, जिनकी गिनती नहीं हो पाई, जो नहरों में डूब गए छलांगे लगाकर, जो कुओं में कूद गई जो औरतें दहशत से कि अब उनका क्या होगा। अब उन सब की दास्तानों को किसी भी एक रूप में कलम बंद करना या उनका एक सिलसिला तैयार करना, उनकी गिनती कर पाना मुमकिन नहीं था। और आखिर कुछ नहीं हो पाया। सिर्फ ये था कि उजड़ने वाले परिवार वो भी लाखों में थे, और मरने वाले और घायल होने वाले और जहन पर ज़ख्म सहन करने वाले लोगों की तादाद भी लाखों में थी। और वो इतनी ख़तरनाक ज़ख्म थे मित्रों विभाजन के कि वो अब तक उनका बयान सिलसिलेवार नहीं हो पाया, ना हो सकता था। और बहुत सारे अदबी लोगों ने भी इस बारे में कलम उठाई। अगर अमृता प्रीतम उस दिन रेल में बैठकर आई तो उसके जो एक नज़्म उससे लिखी गई रेल में बैठी हुई, वो उस पूरे हादिसे की एक दस्तावेज़ी नज़्म बन गई। अज आखां वारिस शानू कि तो कबरां विचों भूल, अज ओस किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फूल, कि एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां तियां रोंदियां तैनू वारिस शानू कहन। और इस तरह से फैज़ ने, साहिर ने, कमोबेश हर शख्स ने जो लिखने लिखाने से ताल्लुक़ रखता था उसी कलम चली। और उनमें सबसे ज़्यादा जो भयावह तरीके से चली वो मंटो की कहानियाँ, जो यद्यपि वो फ़िक्शन हैं, यद्यपि वो कहानियाँ हैं, लेकिन उन कहानियों को उस माहौल के, उस वक्त के पूरे इतिहास का एक प्रामाणिक दस्तावेज़ माना जाता है कि जो हुआ वो इस तरह से हुआ। और पात्र बेशक काल्पनिक थे, लेकिन जो घटनाएं, जो घाव, जो कुछ भी उपजा, उन दिनों का जो सिलसिला था, उस सिलसिले से जो कुछ भी उपजा मित्रों बड़ा भयावह था। उसको याद करना आज भी बेहद मुश्किल है। बहरहाल रेडक्लिफ याद आता है, जो बहुत पछताता रहा, और अंतिम दिनों में भी वो बेहद उदास ज़िंदगी उसने बसर की। और उसका एक ही शिकवा था कि काश कि मुझे पता होता कि इतना ख़तरनाक काम मुझसे लिया जाएगा तो मैं इस कामों को हरगिज़ हाथ भी ना लगाता। और मित्रों, उसने अपनी शर्तों पर ये नौकरी ली थी, ये काम अपनी शर्तों पर लिया था। उसने शराइत रखी थी कि ये सारी शर्तें अगर मेरी कबूल करती है ब्रिटिश हुकूमत तभी मैं जाऊंगा। उसकी सारी शर्तें, इसमें टीए डीए बहुत सारी बातें थी, ख़र्च जो थे, ये अखराजात, उनका भी हिसाब किताब पूरा था। लेकिन इस सारी रिपोर्ट को तैयार करने के बाद जब वो अपने मुल्क वापस लौटा तो उसने एक पैसा भी लेने से इनकार कर दिया कि मेरा दिल ही नहीं मानता कि मैं किस बात का बेनताना, किस बात का पारिश्रमिक लूँ, किस बात के इमोलूमेंट्स लूँ, उस बात के जिसने करोड़ों लोगों के जहन पर एक गहरे ज़ख्म जो हैं वो कुरेद दिए हैं। और वो मित्रों, ऐसे शख्स को भी आज याद करना इसलिए ज़रूरी है कि उसके बहाने से हमें एक दर्दनाक, हौलनाक हादसा जो है उसके मंज़र वो याद आ जाते हैं। शुक्रिया दोस्तों।